नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी में देखने वाले हैं जैव परागकण, और जैव परागकण में हम लोग देखने वाले हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। और मनुष्य का पाचन तंत्र में हम लोग पहले भी मनुष्य का पाचन तंत्र कुछ पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है पूरी आहार नाल में होती है। आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख से शुरू होकर मल द्वार तक होती है। हम लोग मुख गुहा भी पढ़ चुके हैं। मुख गुहा में भी पढ़ चुके हैं कि संवाद कलिया क्या होती है, दांत क्या होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनली क्या होती है, कंठ द्वार क्या होती है, निगल द्वार क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। और अमाशय भी पढ़ चुके हैं। अमाशय में भोजन का पाचन होता है, विखंडन होता है यानी अर्धपचित भोजन रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होती है, जठर रस क्या होती है, पेप्सिन क्या होती है, पेप्टॉन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। ये आपका हो जाता है ग्रसनी, और ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 छिद्र पाया जाता है, निगल द्वार और कंठ द्वार। ये होता है आपका कंठ द्वार, और जो यहाँ पर एक होता है निगल द्वार। इस पर एक ढक्कन लगी होती है जिसे कहते हैं एपोग्लोटिस। निगल द्वार और कंठ द्वार के बीच में एक ढक्कन लगी होती है जिसे कहते हैं एपोग्लोटिस। यह एपोग्लोटिस ये देखता है कि कंठ द्वार में हवा लेकर जाना है और निगल द्वार में भोजन लेकर जाना है। हम लोग अमाशय भी पढ़ चुके हैं। इसमें अमाशय में हम लोग पढ़े थे जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक हम लोग भी पढ़ चुके हैं। पेप्सिन क्या होता है, पेप्टॉन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग भी अमाशय यानी पेट का हम लोग तीन भाग भी पढ़ चुके हैं। जो कि पहला जो अग्र भाग होता है पेट के, वो होता है कार्डियक होता है, और मध्य भाग होता है फुंडिक होता है, और पक्ष भाग जो होता है आपका पैलोरिक भाग होता है। पैलोरिक भाग के ठीक इसके बाद ही शुरू होती है छोटी आंत। ये आपका होती है छोटी आंत, और छोटी आंत जो दिखती है उसे छोटी आंत कहा जाता है। तो छोटी आंत जो होती है पेट के पैलोरिक भाग से यानी अमाशय के पैलोरिक भाग के ठीक बाद ही शुरू होती है। ये पतली पतली आपको दिख रही है, ये छोटी आंत होती है। छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है, बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहा जाता है कि जो छोटी आंत होती है वो लगभग व्यास में कम होती है। छोटी आंत जो होती है वो व्यास में कम होती है, पर बड़ी आंत व्यास में यानी जिसका पाइप की चौड़ाई जो होती है वो बड़ी आंत में होती है, ठीक ना, बड़ी आंत में होती है, तो इसलिए बड़ी कहते हैं। ये नहीं कि छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है 8 से 10 में। छोटी जो आंत होती है छोटी आंत होती है वो 6 से 8 मीटर। छोटी आंत जो होती है वो 6 से 8 मीटर होती है लंबा, और बड़ी आंत कम होती है। बड़ी आंत के सिर्फ इसकी चौड़ाई ही जो ज़्यादा होती है, बस गोलाई अधिक होती है, और छोटी आंत की गोलाई कम होती है। छोटी आंत में हम लोग देखने वाले कि छोटी आंत में 2 छिद्र पाए जाते हैं, जो कि एक पित्त रस आता है और दूसरा का आता है आगानाशय रस। तो पित्त रस में सबसे ये पहले देखने वाले हैं यकृत क्या होता है, यानी लीवर क्या आपका होता है। लीवर का होता है, इसके लीवर के समीप यानी सटा हुआ एक भाग होता है, थैली होती है जिसे हम लोग कहते हैं पित्त थैली। इसे हम लोग कहते हैं पित्त थैली, या इसे कहेंगे पित्ताशय, पित्ताशय में जो होता है पित्त संचित रहता है। पित्ताशय में पित्त संचित रहता है। पित्ताशय में पित्त संचित रहता है। जो पित्त जो होता है आपका जो पित्त होता है, पित्त का निर्माण जो होता है आपका, पित्त का निर्माण करता है यकृत। आपका पित्त का निर्माण करता है यकृत। जो यकृत होता है वह पित्त का निर्माण करता है, और पित्त जो होता है वो गाढ़े रंग का हरा क्षारीय द्रव होता है। और पित्त का जो कार्य होता है वह भोजन जो अर्धपचित रहती है, जो अम्लीय रहती है, जिसे हम लोग काइम कहते हैं, यानी अर्धपाचित इसमें जो भोजन था, अर्धपाचित जो इसमें भोजन था जो खंडित हो चुका था, उसे हम लोग
काइम कहते थे, काइम एक अम्लीय होता है। यही काइम आपका छोटी आंत में आना शुरू हो जाती है, तो छोटी आंत में आते ही यहाँ से निकलता है पित्तरस, और पित्तरस पिता से थैली में जमा रहता है। अब पित्त का निर्माण यकृत करता है, यही यकृत जो कि पित्त का निर्माण करता है और यहाँ से स्रावित होता है। और काइम, काइम में जो आता है काइम जो होता है, वह काइम में जो वसा आता है, तो पित्त जो आपका पित्तरस भोजन में उपस्थित वसा के बूंदों में बदल देता है। 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 जो वसा जो होता है वो जटिल होता है, जो कि पीत वसा को वसा के छोटे छोटे बूंदों में बदल देता है। जो पीत होता है आपका, जो आपका पीत होता है, जो काइम आता है आपके पेट से, जो अर्धपचित भोजन होता है, ये छोटी आंत में आना प्रारंभ हो जाता है। जो पित्त होता है, पित्त रस, वो पित्त रस इसी काइम पर कार्य करता है। और ये काइम जो होता है, इसमें वसा जो उपस्थित रहता है, वो वसा के छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है। और वसा को तोड़ने के बाद इस वसा के बूंदों पे एक एंजाइम काम करता है। उस एंजाइम का नाम है लाइपेज, जो कि अग्नाशय से निकलती है। और अग्नाशय जो है ये लाइपेज का भी निर्माण करती है, ट्रिप्सिन का भी निर्माण करती है, और एमाइलेज का भी निर्माण करती है। ये इसी से ही स्रावित होती है, अग्नाशय से। ये आपका होता है अग्नाशय, ये आपका होता है अग्नाशय। और अग्नाशय से ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज स्रावित होता है, वसा के बूंदों में बदल जाता है। जो आपका यकृत होता है, यकृत लगभग 1.5 kg का होता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। यकृत के बारे में और भी खास चीज़ें आप रोचक बातें होती है कि जो आपका यकृत होता है वो लगभग 1.5 kg का होता है। ये लाल गुलाबी रंग का होता है। लाल गुलाबी रंग के इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितना भी भोजन बनता है, पचता है भोजन, यानी रक्त कोशिकाओं के द्वारा जो भोजन जाता है सारी बन के, वह रक्त कोशिकाओं इसी से गुजरती है। रक्त कोशिकाएं से जितना भी रक्त आता है वह इस यकृत से गुजरती है। यकृत क्या करता है कि इस रक्त में देखता है, इस भोजन में देखता है कि इसमें कोई विषैले पदार्थ का ऊर्जा तो नहीं आ चुका है। उसे विषैले पदार्थ अगर कोई ऊर्जा आ भी गया है तो उस ऊर्जा को यकृत उसे ख़त्म करना चाहेगा, नष्ट करना चाहेगा। यह हो सकता है कि अगर कोई जहरीला पदार्थ यकृत को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए यानी जितना भी हम भोजन करते हैं वह पहले यकृत उसे जांच करता है, इसमें विषैले पदार्थ तो नहीं। उसे विषैले पदार्थ होगा तो उसे पहले नष्ट करेगा यकृत ही, उसके बाद ही शरीर के सारे अंगों में लेकर जाने का अनुमति देगा यकृत। यानी कोई मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कुछ पॉइजन खा लेता है तो पहले यकृत उसे ही ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तो ख़त्म कर देगा तो ठीक है। और नहीं तो जिसकी लीवर कमज़ोर रहती है वो व्यक्ति हमेशा भोजन का भी पाचन नहीं कर पाता है। जो वसा हम लोग खाते हैं उसका भी पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो यकृत होता है वो पित्त का निर्माण करता है, और पित्त जो होता है वह वसा को तोड़कर वसा के बूंदों में बदल देता है। जब यही वसा के बूंदों में नहीं पित्त बदल पाएगा तो आपका शरीर जो होगा, कम खाने के बाद भी आपका शरीर बहुत ज़्यादा मोटे दिखने लगेगा। इसके कारण होता है कि आपका यकृत जो है, आपका लीवर है, वो सही ढंग से पित्त रस ढंग से स्रावित नहीं कर पा रहा, पित्त रस नहीं निर्माण कर रहा है। पित्त रस प्रतिदिन 600 ml स्रावित करता है यकृत। और पित्त एक क्षारीय होता है। और जो आपका छोटी आंत शुरू होती है, यहाँ पर छोटी आंत, इसके बाद हम लोग छोटी आंत से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है आपका एक पत्ती जैसी संरचना होती है। और अग्नाशय में 3 चीज़ें पाई जाती हैं आपका। वो होती है आपका, इसमें पाई जाती है ट्रिप्सिन एंजाइम का भी करता है, लाइपेज भी करता है, और एमाइलेज भी करता है। एमाइलेज जो आपका ट्रिप्सिन होता है यह प्रोटीन को तोड़ता है,
यह प्रोटीन को तोड़ता है। जो लाइपेज होता है ये वसा, यानी यही वसा के बूंदों जो बनी हुई है उसी पर कौन काम करेगा, लाइपेज करेगा। और एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर काम करेगा। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन जो है, अभी भी हम लोग पहले भी इस पर प्रोटीन को जो आपका भोजन पचा था अमाशय में, वह सिर्फ बदला था काइम में। जो भोजन के साथ आने वाले प्रोटीन को पेप्सिन तोड़ दिया था पेप्टॉन में, जो भोजन के साथ आने वाला प्रोटीन था उसे पेप्सिन ने तोड़ दिया था पेप्टॉन में, तो पूरी तरह से वह टूटा नहीं था। फिर उसी प्रोटीन को छोटी आंत के में, जो छोटी आंत में एक छिद्र होती है जहाँ से अग्नाशय रस निकलती है, अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन होता है। और ट्रिप्सिन यही होता है ट्रिप्सिन कि जो कि प्रोटीन को तोड़कर अमीनो अम्ल में बदल देता है। यही ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़कर अमीनो अम्ल में बदल देता है। ये अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन में एक खास चीज़ होती है जो कि नाइट्रोजन उपस्थित होता है। कोई भी प्रोटीन हो उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो जो नाइट्रोजन होता है वह नाइट्रोजन का जब भी खंडन करना होता है, तोड़ना होता है, तो सबसे अधिक जल की मात्रा पड़ती है। कोई भी अगर प्रोटीन वाला चीज़ें आप खाएंगे तो पता चलेगा आपका प्यास ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो प्रोटीन होती है प्रोटीन में नाइट्रोजन उपस्थित होती है और नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है। और जल को कैसे तोड़ा जाता है, यहाँ यकृत में ही उसे तोड़ा जाता है। प्रोटीन को भी एक तरह से जो यहाँ यकृत होता है, इसमें देखेंगे कि जब तोड़ता है, प्रोटीन टूटता है तो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में रिलीज होता है, अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो उत्सर्जन वाला चैप्टर हम देखने वाले हैं कि कैसे होता है। फिर प्रोटीन के लाइपेज पढ़ लिए हैं। वसा वाला प्रोटीन को ट्रिप्सिन तोड़ता है, और लाइपेज जो वसा पे काम करता है। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट, पहले भी एमाइलेज को टाइलिन पचा चुका है, उसमें भी एमाइलेज ही पाया जाता था। इसके बाद देखने वाले छोटी आंत। जो आपका छोटी आंत होता है वो छोटी आंत का भी 3 भाग होता है। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है। पहला जो भाग होता है सी आकार का जो मुड़ा हुआ है, इसका यही भाग होता है आपका ग्रहणी। इसके बाद दूसरा का जो भाग होता है आपका होता है जेजुनम। और लास्ट वाला जो कि सबसे बड़ा वाला भाग कहा जाता है, ये होता है इलियम। ये होता है आपका इलियम, सबसे बड़ा वाला भाग। ये सी आकार का होता है, यह सी आकार का होता है। अगर वसा का पाचन कोई पूछे तो वसा का पाचन कहाँ होता है, तो आप बता सकते हैं वसा का पाचन जो होता है ग्रहणी में होता है। और जेजुनम जो आपका ये मुड़ा हुआ भाग है वो जेजिनम होता है। और इलियम जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है। ये जो आपका इलियम है ये सबसे बड़ा भाग इलियम कहलाता है। हाँ, भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन या भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत का सबसे बड़ी भाग में होता है, और सबसे बड़ी भाग होता है आपका इलियम ग्रहणी जो होता है सी आकार का, यहाँ पर मुड़ी होती है। इसमें वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन में सहायक होता है आपका पित्तरस, और पित्तरस वसा के बूंदों में तोड़ देता है। इसके बाद वसा के बूंदों को आपका लाइपेज पूरी तरह से तोड़ देता है, पूरी तरह से पाचित कर देता है। जो कि लाइपेज आपका पाया जाता है अग्नाशय रस में पाया जाता है। अग्नाशय रस भी आपका क्षारीय होता है, जितना भी आपका पा रहा है ये सब क्षारीय होता है, क्योंकि हम लोग भोजन अम्लीय किए हैं। इसके बाद एक और भी निकलता है जो कि आंत रस होता है, आंत में निकलता है, आंत रस में होता है। इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, या बोल सकते हैं आपके छोटी आंत में पूर्ण पाचन। यानी तीनों इसको देख सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन इसी में होता है। यानी भोजन का जितना भी पूर्ण पाचन होता है इसी में होता है। अगर छोटी आंत को हम लोग यहाँ से जूम करके देखें तो छोटी आंत कुछ इस प्रकार को आपको दिखने वाली है। छोटी आंत इस प्रकार से जूम करके हम लोग देखें तो छोटी आंत कुछ आपको इस प्रकार से दिखने वाली है। ये होता स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होता है, जो कि छोटी आंत में माइक्रोबिलाई के नाम से जाना जाता है। ये छोटी आंत में जो माइक्रोबिलाई जिसे हम लोग रसांकुर भी कहते हैं, यह रसांकुर 1 mm ऊंची होती है, स्तंभाकार होती है। इसी में भोजन का पाचन आसानी से होता है। यहाँ पर रक्त कोशिकाएं जुड़ी होती है, जो कि भोजन से रक्त का निर्माण करती हैं।
और यहाँ से रक्त का जो निर्माण होता है यह सीधा चला जाता है यकृत। यकृत इसमें ढूंढता है कि इसमें कोई विषैले पदार्थ नहीं, कोई हानिकारक पदार्थ नहीं। और हानिकारक कोई पदार्थ होगा तो यकृत उसे पहले खत्म नष्ट करने की कोशिश करेगा, इसके बाद शरीर के सभी अंगों में लेकर जाने का अनुमति देता है। यह छोटे छोटे रसांकुर होते हैं, 1 mm के हाइट के होते हैं। इसके इलियम में पूर्ण पाचन होता है। इलियम के बाद जो आपका आता है बड़ी आंत, इलियम के बाद होता है आपका बड़ी आंत। और जो आपका बड़ी आंत होता है वह भी आपका 3 भागों में बांटा है होता है, जो कि इसमें होता है कोलन, सिकम और मलाशय भी होता है। 3 भागों में टूटा होता है बड़ी भी आंत। और लेकिन बड़ी आंत का एक चीज़ होता है कि बड़ी आंत में जो पचा हुआ पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन होता है, जो पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन होता है आपका, पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत जो होता है आपका पूर्ण रूप से बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया, बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा इस भोजन को मल के रूप में बदला जाता है। इसमें भी 3 भाग होते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत में केवल एक ही चीज़ होता है कि जो आपका बड़ी आंत होता है वह केवल, बड़ी आंत जो होता है वो केवल जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है। और जो छोटी आंत होती है यह भोजन को अवशोषित करता है, भोजन में उपस्थित। और छोटी आंत जो होता है वह भोजन में उपस्थित पदार्थों को अवशोषित करता है, यानी भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहा जाता है कि छोटी आंत जो होती है उसका व्यास कम होता है, यानी उसका गोलाई कम होता है। बड़ी आंत जो होती है वो उसका लंबाई कम होता है लेकिन उसका व्यास बड़ा होता है, यानी उसकी गोलाई बड़ी होती है, इसलिए उसे बड़ी आंत कहा जाता है। और ये जो आपका आहारनाल जो होता है वो मांसाहारियों में छोटा पाया जाता है। जो ये आपका आहारनाल होता है ये मांसाहारियों में छोटा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये भी देखने वाली बात है। और जो शाकाहारी होते हैं उनमें ये आहारनाल जो होती है वो बड़ी होती है, यानी जो आपका मांसाहारी होते हैं उनमें आहारनाल छोटी होते हैं। आहारनाल छोटे होने का इसके पीछे कारण होता है कि जो मांसाहारी होते हैं वो केवल प्रोटीन का सेवन करते हैं। जो मांस होता है उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। और प्रोटीन को यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होने के लिए आहारनाल की लंबाई छोटी होना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने में अधिक ऊर्जा लगता है और इसे तोड़ने में भी अधिक ऊर्जा लगता है। भोजन का पाचन करने में प्रोटीन को अधिक ऊर्जा लगता है, इसीलिए मांसाहारियों में जो होता है आहारनाल वो छोटी होती है। शाकाहारियों में आहारनाल बड़ी होती है। और शाकाहारियों जो होते हैं उनकी आहारनाल की लंबाई अधिक होती है। मनुष्यों में लगभग सेम होती है। मनुष्य ना शाकाहारी मांसाहारी में दोनों में लगभग आ जाते हैं, दोनों में, यानी सर्वाहारी में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों में मनुष्य आ जाते हैं। मनुष्य में कोई बड़ी छोटी नहीं हो पाती है कि कोई मांसाहारी है बचपन से तो मांसाहारी में बड़ा होगा, जो शाकाहारी है बचपन से वो कुछ नहीं खाता मांस वगैरह तो उसका छोटा होगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। पर जो प्रॉपर जो प्रकृति में बनाई गई है, जैसे कि शेर को ले ले तो शेर का आंत उतना ही लंबा होगा जितना कि खरगोश का आंत लंबा है। दोनों का निकाल कर देखा जाए जो आपका आहारनाल तो लगभग एक ही बराबर होंगे। आहारनाल आपका लगभग एक ही बराबर होंगे। और आहारनाल में एक यहाँ पर आपका छोटी आंत जहाँ बड़ी आंत मिलती है वहाँ पर एक छोटा सा अवशेषी अंग होता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। ये अवशेषी अंग अपेंडिक्स होता है। ये अवशेषी अंग पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स बोला जाता है। यह अपेंडिक्स जो कि पहले सेलुलोज खाते, सेलुलोज समझ लीजिएगा वो चीज़ होता है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से जो बनता है बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर स्टार्च का निर्माण करते हैं। स्टार्च के बाद बहुत सारा मिलकर सेलुलोज का निर्माण करते हैं। सेलुलोज जो कि पेड़ पौधे से ही बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं पेड़ पौधे। यही सेलुलोज का पाचन जानवर करते हैं शाकाहारी, पर मनुष्यों में ये नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें अपेंडिक्स सक्रिय नहीं होता। कहा जाता है कि जो आपका अपेंडिक्स होता है यह सेलुलोज को पाचित करने के लिए होता है, पर ये हमारे आहारनाल में एक्टिव नहीं होते हैं अब, इसलिए इसका कोई काम नहीं होता है। कभी कभी इसमें दर्द भी हो जाता है क्योंकि जब भोजन करते हैं तो भोजन इसी में फंस जाता है और भोजन सड़कर इसी में
भोजन सड़कर इसमें गैस बना लेता है, इसलिए दर्द होने लगता है। इसे ऑपरेशन के थ्रू इसे निकाला जा सकता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और पित्त का एक और काम होता है कि जो पित्त जो आपका होता है वह भोजन को सड़ने से बचाता है। पित्त जो होता है आपका भोजन को सड़ने से बचाता है, और पित्त वसा को तो तोड़ने में मदद करता है। अगर आपका यकृत सही है तो आपका जितना भी खाना खाएंगे या वसा वाला वो चीज़ें आपका आसानी से टूट जाती है। अगर आपका पित्त रस या यकृत सही से काम नहीं कर रहा है तो आपका कोई भी खाना खाए वो आसानी से नहीं टूट पाती है, यानी वसा जो उपस्थित होती है वो आसानी से नहीं टूट पाती है। इसलिए थोड़ा सा व्यक्ति मोटे होते चले जाते हैं वसा के कारण। बड़ी आंत का भी 3 भाग होते हैं, कोलन, सिक्कम और रेक्टम। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, और मांसाहारियों में हरनाली की लंबाई छोटी होती है और शाकाहारियों में आहारनाल की लंबाई बड़ी होती है। क्योंकि मांसाहारियों में आहारनाल की लंबाई छोटी होती है क्योंकि उन्हें प्रोटीन पचाना होता है, और शाकाहारियों में प्रोटीन को इसी पाचन नहीं की जाती है, इसलिए प्रोटीन की पाचन की जाती है अधिक मात्रा में नहीं की जाती, इसलिए मनुष्यों में आहारनाल की ये सारी प्रक्रियाएं जो भोजन पचता है ये लगभग हम लोगों का लगभग 8 घंटे लग जाता है। यानी लंबे आहारनाल में भोजन का पाचन लगभग 8 घंटे में पूर्ण होती है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन को छोटी आंत में पचे हुए भोजन यानी पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन को चाइम कहा जाता है। चाइम कहा जाता है, पचे हुए भोजन को चाइम कहा जाता है। और यकृत का एक और ख़ास बात होती है कि यकृत जो होता है ये आपका जो रक्त कोशिकाएं बनती हैं, यानी आपका अस्थि माजा में जो रक्त बनता है उसका निर्माण के लिए आयरन की जो पूर्ति होती है वह यकृत ही करता है। यानी आयरन का संचय करने का कार्य कौन करता है? ये आपका यकृत करता है। यकृत बहुत सारे कार्य होते हैं, यकृत के आने वाले कार्यों को पढ़ेंगे हम आगे वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर जो पूर्ण रूप से पचने वाले भोजन को चाइम कहा जाता है। अब बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, किसी और चीज़ का नहीं होता है, और बड़ी आंत में मल का जमाव होता है। और बड़ी आंत में एक और चीज़ होती है कि अगर अधिक मात्रा में रखा जाए तो इससे कपड़े से जैसी तरह से पानी निचोड़ा जाता है उसी तरह मल से पानी निचोड़ा जाता है। अगर कभी इन्फेक्शन हो जाती है तो वो आपके बड़ी आंत में होती है, जिसे दस्त लग जाती है तो बड़ी आंत में इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। तो उसे ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक गोलियां का उपयोग कर